है दोस्तों, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जो हमारा चार्ज है वो हमारा मूविंग कंडीशन पे है, और जो हमने पहले भी देखे थे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उस चीज को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो करंट आई जो है वो है हमारा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या फिर इंस्टेंटेनियस करंट के लिए उसको हम लिख सकते हैं सिंपली टी क्यू बाई टी टी। हम इस चैप्टर में जिसको लेकर बात करेंगे वो होंगे हमारे मेटल्स यानी कंडक्टर्स। मेटल्स यानी कंडक्टर्स के अंदर जो है हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा चार्ज कैरियर्स होंगे, और करंट जो है वो उसके थ्रू इजीली फ्लो जो है वो हमारा कर सकता है। ठीक है, अच्छा क्या है, इन एन आइसोलेटेड मेटालिक बॉडी, अगर मान लो मैंने बाहर से कुछ अप्लाई नहीं किया हूं, ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे पास कोई मेटल का टुकड़ा है उसको छूने पर हमारे हाथ में कोई झटका जो है वो तो नहीं लगता है। होता क्या है, उस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारा एक कंटेनर के अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स है उस गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है, यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा रैंडम ब्राउनियन मोशन पे मूव करता है, और कोई एक इंस्टेंट पे अगर हम कलेक्टिवली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वहां पर उनके वेलोसिटीज रैंडमली किसी भी डायरेक्शन पर हो सकता है। उन सारे वेलोसिटीज का जो वेक्टोरियल सम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड मोशन हमारा कंप्लीटली रैंडम है, तो जो हमारा टोटल जो वेक्टर सम है ऑफ ऑल द वेलोसिटीज दे कम आउट टू बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक कंडक्टर के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है पाथ में वो दिखाया हूं। इट्स अ जिगजैग मोशन ऑफ ब्राउनियन मोशन, जो तुम लोग साफ साफ देख सकते हो। एंड सिमिलरली मैं यहां पर जो है वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में तुम लोग को दिखा रखा हूं। तो यहां पर देख सकते हैं रैंडम मोशन होने के कारण ये सारे वेलोसिटीज जो है वो हमारा वेक्टोरियली कैंसिल आउट होने वाला है। इस कारण पे इलेक्ट्रॉन्स नेट पे हमें मूविंग नजर नहीं आएगा। इस कारण पे हम जब कोई नॉर्मल आइसोलेटेड मेटल का टुकड़ा काटेंगे छुएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई झटका नहीं लगने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशनों के दौरान आपस में और जो बाकी पॉजिटिव लैटाइस है, जो बचा हुआ पॉजिटिव लैटाइस है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास कोई लोहे का तुम्हारा वायर है, तो लोहा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया उसके बाद Fe2+ या Fe3+ का पॉजिटिव लैटाइस डेफिनेटली हमारा बनेगा, तो वो पॉजिटिव लैटाइस के साथ या आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा निरंतर टकराने वाला है, जिस कारण पे उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो भी हमारा हर इंस्टेंट पे बदलने वाला है। ओके, नाउ अब जब मैं एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप करता हूं विथ द हेल्प ऑफ अ बैटरी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो करना चालू होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इट फ्लोज फ्रॉम अ लोअर टू हायर पोटेंशियल, और ये जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज का जो हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा ध्यान देना, जो हमारा वायर होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो डेफिनेटली रहता है, इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। ठीक है, हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव लैटाइस जो है वो हमारा स्टेशनरी है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा मूविंग है। ठीक है, लेकिन वायर का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हर इंस्टेंट पे मेंटेन होगा ही होगा। तो कोई एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कर जाता है
पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, तो इन दैट केस जो हमारा करंट होगा दैट विल बी n इनटू द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज E, और डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो का हमारा ऑपोजिट होने वाला है। करंट का जो SI यूनिट होता है दैट SI यूनिट इज एम्पियर। CGS यूनिट को हम बोलते हैं EMU या फिर बायोट या एब एम्पियर। 1 EMU और 1 बायोट और 1 एब एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द CGS एंड द SI यूनिट। यहां पर हम CGS यूनिट किसी भी हालात पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइंड है? बेसिकली कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड में अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट को वी कॉल इट 1 एम्पियर। सिंपली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। एम्पियर इज बेसिकली कूलम्ब पर सेकेंड, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, तो ये जो चीज है वो हमें दे देगा 1 एम्पियर, ठीक है, राइट। अच्छा, कोई एक कंडक्टर का अचानक से क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है, उस बात से करंट का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। करंट हमारा एक कंडक्टर के अंदर अचानक से ना पैदा हो सकता है ना खत्म हो सकता है, तो चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट हो, I1 will be equals to I2 will be equals to I3। अच्छा, करंट एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वांटिटी है। करंट का ऑब्वियसली कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो है ही है, और करंट का डायरेक्शन भी हमने डिफाइन किए हैं। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन पे, और नेगेटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट पे। यानी करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर मान लो कोई एक जगह पे अगर नोड है, वहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द नोड्स, अगर दो जगह से करंट आ रहा है I1 और I2, तो इन दैट केस जो करंट हमारा बाहर निकल जाएगा that I will be simply I1 plus I2। डायरेक्टली उनका मैग्नीट्यूड्स ऐड होने वाला है। हमारा किसी भी हालत पे कहीं पर भी वेक्टर का ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो दोनों वायर्स का यानी इनपुट आउटपुट का आपस का ओरिएंटेशन वगैरह कोई इफेक्ट यहां पर नहीं डालता है। तो दिस इज व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कंप्लीटली अ स्केलर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ये हमारा एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करने की जरूरत है, बट ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, हम इस बात को रियलाइज करें। करंट का कैरियर्स कौन कौन है? सॉलिड के अंदर तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पर तो बात ही समाप्त है, यहां पर तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इन द केस ऑफ मेटल्स आगे हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। उस चैप्टर में वहां पर देखेंगे तो वहां पर जो हमारा कैरियर्स होते हैं दे आर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर कैटायंस एंड एनायंस, गैसेस के अंदर कैटायंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर बेसिकली द करंट कैरियर्स इन ऑल द केसेस। In this chapter we are interested only in the conductors having free electrons। हम उसी के बारे में केवल चर्चाएं जो है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, रोटेशनल, कोई एक चार्ज का रोटेशनल मोशन के कारण भी करंट जो है वो हमारा पैदा हो सकता है। तो मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में गोल गोल घूम रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन t इक्वल्स टू 0 पे यहां पर है, तो वापस जो इलेक्ट्रॉन गोल घूम के यहां पर आएगा वो मेरा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद आएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को अगर मैं t बोलता हूं, कैपिटल T, तो उसके दौरान जो टोटल चार्ज हमारा फ्लो किया है उसका वैल्यू है हमारा E। तो करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E बाई कैपिटल T, दैट विल बी E बाई 2 पाई बाई ओमेगा, दैट विल बी E ओमेगा बाई 2 पाई, राइट। और अगर मान लो कोई एक जगह पे करंट दिया हुआ है,
इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम टोटल कितना चार्ज हमारा फ्लो करेगा, तो वो चार्ज का वैल्यू हम देते हैं वाया इंटीग्रल आईडीटी. वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन द प्रॉपर लिमिट. सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द करंट. ठीक है. एंड अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके ओके दोस्तों, तो नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अच्छा, मैं जैसे ही कोई एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हुए वहां पर मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सिलरेट करवाएगा, एंड द एक्सिलरेटिंग फोर्स इज गिवन टू बी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर. ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. लेकिन जो थर्मल एजिटेशन है, उन थर्मल एजिटेशन के कारण अगर हम ध्यान दें तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई रैंडम डायरेक्शन पे वेलोसिटी v से भी तो मूव कर रहा है, और जिसके कारण ये जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसके दौरान हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ भी निरंतर कोलाइड करेगा, और वो कलिजन जो है वो हमारा इस इलेक्ट्रॉन को रोकने का ट्राई करेगा. ठीक है. देखो ऑब्वियसली बात है, मान लो यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी v से आ रहा है, यहां पर दूसरा वाला v से आ रहा है, आपस में टकराएगा, तो टक्कर मार के इसको रोकने का ट्राई करेगा. और ये जो हमारा ऑपोजिंग फोर्स होता है, इसको मैं नाम दे दिया F ऑपोजिंग. that is observed to be proportional to the instantaneous speed of the particle. डायरेक्शन ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट जो है वो हमारा होने वाला है. तो F ऑपोजिंग वी राइट इट एज माइनस के इंटू वी वेक्टर, जहां पे के हमारा एक का पॉजिटिव प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी वो कंडक्टर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. एंड दूसरा जो है वो हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. लॉजिकली सोच सकते हो, टेम्परेचर अगर हायर होगा तो थर्मल एजिटेशन ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स का टकराना जो है वो हमारा आसान हो जाएगा. तो के का वैल्यू डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करेगा. तो के इज डेफिनेटली डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन टेम्परेचर. खैर उस चीज पे अभी हम जाते नहीं है. तो नेट जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई वेक्टर माइनस के वी वेक्टर, एंड दिस एक्सिलरेशन इज गिवन बाय दिस. ठीक है. नाउ अब ध्यान देना, दिस एक्सिलरेटेड motion occurs for a very small time. This accelerated motion occurs for a very very small interval of time. ठीक है. And आफ्टर दैट, एक बार ये एक्सीलरेशन खत्म हो जाने के बाद, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ अ स्टेडी वेलोसिटी. ये एक नियर कांस्टेंट स्टेडी वेलोसिटी से मूव करता है. ठीक है. कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो फाइनली जब ये कलिजन्स वगैरह खत्म हो जाएगा, ठीक है,
और बेसिकली जो सब कुछ होके हमारा जब बेसिकली मोशन का एक्सीलरेशन जब हमारा समाप्त हो जाएगा, तो बेसिकली फंडा ये है व्हेन v इज इक्वल्स टू vd, एक्सीलरेशन a विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे जो e वेक्टर प्लस k इंटू vd वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा स्टेडी स्टेट वेलोसिटी होगा vd वेक्टर दैट इज सिंपली गिवन टू बी माइनस e बाई k इंटू ई फैक्टर। ऑब्वियसली नेगेटिव साइन तो आना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है। ये हमारा इसका स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है e बाई k इंटू ई। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, राइट। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास आ चुका है, राइट। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट E is called mobility, that is equals to mu. Drift velocity per unit electric field is called the mobility of electron, that is equals to mu. तो mu जो हमारे पास आएगा that will be equals to Vd by E. So that will be equals to E by K. Mu will be equals to E by K. इसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी, राइट। अच्छा, एक बात ध्यान देना, Vd lies in the range (10 to the power -3 to 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। इस रेंज पे रहता है, मच लेसर देन it is much lesser than the thermal velocity जिसका जो रेंज है that is of the order generally 10 to the power 5 meter per second at room temperature। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये हमारा आगे मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा हमारा धीरे धीरे मूव करता है, ठीक है। उसका जो नॉर्मल रेंज है और जो ब्राउनियन मोशन का वेलोसिटी का ऑर्डर है, उन दोनों का कंपैरिजन एक बार के लिए तुम यहां पर देख सकते हो। एंड नाउ वी इंट्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions done by an electron averaged over all electrons over a large period of time, that is called the relaxation time। ठीक है, तो वो कंप्लीटली एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। वो रिलैक्सेशन टाइम वगैरह जो है वो भी हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो टाउ है हमारा, टाउ डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो मान लो एट t इक्वल्स टू 0 जो हमारा एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था हमारा 0। देयर आर टोटल n numbers of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे हैव velocities u1 vector, u2 vector डॉट 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 इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, एन इज सफिशिएंटली लार्ज, उसका टेंशन मत लो। तो ऑब्वियसली बात है, हम जो लिख सकते हैं दैट इज समेशन यू आई वेक्टर फ्रॉम आई गोज फ्रॉम 0 टू n दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसके बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। तो मान लो नाउ E vector is applied। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया हूं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा एक्सीलरेशन होगा A vector that is simply given as a minus EE vector by m। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सीलरेशन अगर हम देखते हैं तो, ठीक है, अनहिंडर्ड कोलिजनलेस मोशन के केस में। ठीक है, लेट ith इलेक्ट्रॉन collides after time ti। ये वाले होने के बाद जो अगला कोलिजन हो रहा है वो ith इलेक्ट्रॉन का मान लो ti टाइम बाद जो है वो हमारे पास हो रहा है, राइट। तो उसके दौरान तो कोई भी ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगा है, क्योंकि कोई कोलिजन नहीं हुआ है, तो कोई हिंड्रेंस भी हमारा पैदा नहीं हुआ है। तो ये एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हुआ है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 टू ti। तो हम डेफिनेटली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा vi वेक्टर होगा दैट विल बी ui वेक्टर माइनस ee वेक्टर बाई m इंटू ti। So what I can write is summation vi vector that will be summation ui vector। ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा समेशन के बाहर चला जाएगा, समेशन ti। And now let's divide it by the total number of electrons। Now try to understand, ये वाला जो क्वांटिटी होगा वही तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो सिंपली क्योंकि वही तो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, तो vd वेक्टर दैट विल बी 0। लास्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें करना है, तो दैट विल बी, ये वाला चीज तो हमारा एनी हाउ 0 है। एंड ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी, ये वाला जो क्वांटिटी है वही तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है।
यही हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लिखूं, VD is equals to EE by M into tau. So that is the relation between the drift velocity and the relaxation time. तो हमने यहां पर अब दो चीज डिफाइन कर चुके हैं। One is the drift velocity, another is the relaxation time। और अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में जो करंट है उस करंट को निकालने का कोशिश करेंगे। लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, ढंग से देखना। तो जो हमारा कंडक्टर है उस पे जो हमारा उसका एवरेज यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू VD। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कैपिटल N। ठीक है, और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर दैट इज इक्वल्स टू A। तो सवाल यह है हमारा करंट जो है वो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। तो ये है, मान लो मेरे पास वायर। ठीक है, ये है मान लो मेरे पास वायर, और अब जो है यहां पर ध्यान देना, कोई एक बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, छोटा सा टुकड़ा काटो, इसका लेंथ है मान लो dx। ठीक है, सो यहां पर जो एरिया लेंथ में काटा हूं dx, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज VD, जिस कारण पे इसको कवर करने में जो टाइम लगता है मान लो वो टाइम है dt, एंड उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी नथिंग बट VD by dx, dx by VD। पर अब जो मैं ये वहां पे जो टुकड़ा काटा हूं इसके अंदर चार्ज कितना है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये वाले जो हमारा वॉल्यूम है dV, दैट विल बी सिंपली A इंटू dx। तो dq जो होगा हमारे पास n A dx, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, तो करंट I जो हमारे पास आएगा दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज dq by dt NEA into dx by dt, and that will be equals to NEA VD। तो कोई भी एक कंडक्टर के अंदर जितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है I, that I is simply equals to we have to consider only the magnitude of the drift velocity। डायरेक्शन तो हम डिसाइड कर लिए हैं पहले, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही जाने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। बाकी I का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू NEA VD, दैट इज द रिलेशन बिटवीन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट।
सो फार सो गुड, बट यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का हमारा सामना होता है, और वो ये क्वेश्चन है जो देखो, वीडी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। ऑब्वियस बात है, मैं अगर ग्राउंड पे हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में एवरेज वेलोसिटी है, तो ये हो सकता है जो मैं उतना ही एवरेज वेलोसिटी से मैं करंट कैरिंग वायर के नीचे से मूव करना चालू करूंगा, तो ऑब्वियस बात है हम मेरे रेस्पेक्ट में जो हमारा वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो भी हमारा बदल जाएगा। तो सवाल ये है, डज करंट इन अ कंडक्टर चेंजेस? क्या जो कंडक्टर के अंदर करंट है वो उस करंट पे हमारा बदलाव जो है वो हमारा होने वाला है या नहीं? यानी इस बात समझो, यहां पर है मान लो एक करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये वाला डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ वीडी, और मैं जो है एक बंदा जो है वो अब इस डायरेक्शन में कुछ v स्पीड से मूव करना चालू करता है। तो सवाल यहां पर यह है, व्हाट करंट will the observer see? ऑब्जर्वर जो है वो कितना करंट जो है वो हमारा रिकॉर्ड करने वाला है, हम वो वाले चीज के बारे में देखते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो पर्सन है उसका फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमें देखना है जो क्या वो हमारा फ्रेम पे डिपेंड करेगा या नहीं। अरे सबसे पहले एक बात को रियलाइज करो, करंट इज नॉट ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट जो है वो केवल हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ी ना होता है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी कंसीडर the positive lattice to be stationary। देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम जो पॉजिटिव लैटाइस है उसको हम स्टेशनरी मानते हैं, तो पॉजिटिव लैटाइस के कारण जो हमारा करंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 इन द ग्राउंड फ्रेम। बात बिल्कुल सही है, राइट। अच्छा, वायर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमारा पॉजिटिव लैटाइस जो है वो भी तो हमारा डेफिनेटली है। तो मान लो पर यूनिट वॉल्यूम number of positive lattice is equals to n dash, and charge per lattice
वो है हमारा P। जो चार्ज पर लैटाइस है दैट इज इक्वल्स टू P। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, N into E must be equals to N dash into P, क्योंकि कंडक्टर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना नेगेटिव चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही पर यूनिट वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कंडक्टर। अच्छा, अब जो ये बंदा है, इस बंदे के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जो हमारा बंदा है, क्योंकि ये खुद V से मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट पे जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ Vd माइनस V। दैट्स ट्रू, उसका वेलोसिटी में तो बदलाव आएगा, बट जो हमारा पॉजिटिव लैटाइस होगा वो भी तो पीछे की तरफ मूव करना चालू करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ V। ठीक है, वो भी तो पीछे की तरफ मूव करना चालू करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ V। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आएगा that will be NEA Vd माइनस V, उसके वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो करंट आएगा that will be N dash PA into V, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही आएगा। राइट, समझ में आया? सो टोटल करंट जो होगा, अच्छा बाय द वे N dash P जो है वो हमारा NE ही है, तो हमारे पास आ जाएगा NEA Vd माइनस V प्लस V, वही तो हमारा नॉर्मल केस में भी करंट आया था, तो हम लोग यहां से सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, दैट इज करंट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। करंट जो होगा वो कंप्लीटली हमारा फ्रेम इंडिपेंडेंट होने वाला है। किस फ्रेम से देख रहे हैं, उसका वेलोसिटी पे या एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन के लिए भी सिमिलर लॉजिक हम लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट जो है वो हमारा कंप्लीटली एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उस चीज का प्रूफ जो है वो हमने दे चुके हैं। एंड एक बात ध्यान देना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन electron beam and a current carrying wire। ऑब्वियस बात है, I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बीम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एज अ बीम जो अगर है वो हमारा मूव कर रहा है, तो वहां पर कोई कॉम्पेंसेटिंग पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो I ड्यू टू द इलेक्ट्रिक बीम डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। बट ये वाला जो हमारा कंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो हमारा एक कंप्लीटली फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो दिस इज द थ्योरी
regarding the drift velocity and the definition of the current. इसके रिगार्डिंग कुछ आसान क्वेश्चंस जो है वो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं. Okay, a direct formula based question. A copper conductor has an area of 1 millimeter square. The number of electrons per unit volume is given to be 10 to the power 29 per meter cube. And the drift velocity is equals to 1 centimeter per second. Then find the current I. बस इसमें हमारा प्रॉपर जो है यूनिट के साथ पुट करेंगे. I equals to NEAVD. N जो है वो है हमारा 10 to the power 29. 1.6 into 10 to the power of minus 19E. अच्छा, एरिया जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर पे है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 to the power minus 6. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड पे है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 10 to the power minus 2 एम्पियर. तो हमारे पास जो आ जाएगा यहां पर सिंपली अगर हम ध्यान दें तो -25 minus 27, तो 160 एम्पियर. So that will be the current through the conductor, right? Okay दोस्तों, अगला देखते हैं क्या बोला है. Through a cross section of 1 millimeter square, 1.5 into 10 to the power 10 protons and 10 to the power 10 electrons are passing perpendicularly in the same direction, then we have to find the corresponding current. Okay, तो किस तरीके से करेंगे? तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. एंड नाउ इसके थ्रू अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन मेरा इस तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ जा रहा है, राइट. तो प्रोटॉन के चलते जो करंट होगा वो आईपी हमारा इस डायरेक्शन में होने वाला है और इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होने वाला है. नाउ पर प्रोटॉन और पर इलेक्ट्रॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारा सेम ही रहता है, तो आईपी का जो वैल्यू आएगा दैट इज सिंपली dq by dt, यानी पर यूनिट टाइम n जा रहा है, चार्ज तो हमारा e है, तो आईपी विल बी सिंपली n into e. तो 1.5 into 10 to the power 10, 1.6 into तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2.4 into 10 to the power of minus 9 एम्पियर. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? IE, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कितना हो जाएगा? 10 to the power 10, 1.6 into 10 to the power minus 19 ampere. So that will be equals to 1.6 into 10 to the power minus 9 ampere. एंड दोनों करंट जो है वो हमारा एक दूसरे को डेफिनेटली अपोज कर रहा है, तो जो हमारा नेट करंट होगा दैट विल बी IP माइनस IE. That will be 8 into 10 to the power of minus 10 ampere. ओके दोस्तों, तो क्या है यहां पर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है. इस वायर के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है. जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो लैम्डा है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है मेरा 2 मिलीमीटर स्क्वायर. तो इफ इट इज पुल्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन सवाल ये है इसके करस्पॉन्डिंग करंट हमारा कितना होगा. ना सिंपल सी बात है, मान लो कोई भी जनरल टाइम dt पे मैं अगर dx टुकड़े का मूवमेंट के बारे में देखूं, ठीक है, अगर मैं dx टुकड़े का मूवमेंट के बारे में देखूं तो जो मेरा चार्ज होगा dq,
जो मेरा चार्ज होगा dq, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, दैट विल बी सिंपली लैम्डा इंटू dx। क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई काम एक्चुअली यहां पर है नहीं, ठीक है। dq जो होगा वो सिंपली लैम्डा इंटू dx होगा। तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग करंट होगा दैट विल बी लैम्डा इंटू dx बाई dt, दैट विल बी लैम्डा इंटू v, ठीक है, दैट विल बी लैम्डा इंटू v। एंड v जो है वो हमारा 2 है और ये हमारे पास आ जाएगा, सो दैट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 एम्पियर। प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A copper conductor has an area of 1 centimeter square and a length of 1 kilometer. The number of free electrons per unit volume is given to be equals to 5 into 10 to the power 8 per meter cube. The current I is equals to 1 ampere. Then find the average time taken by an electron to reach from one end of the conductor to the other end. ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसके लिए हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो I जो है दैट इज इक्वल्स टू NEAVD। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा दैट विल बी I, दैट इज 1 एम्पियर। N is a 5 into 10 to the power 28, 1.6 into 10 to the power -19, और एरिया जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे पास यहां पर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8 10 to the power of -5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टोटल जो डिस्टेंस तय करना है दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस तय करना है 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। तो टाइम जो हमारे पास लगेगा t, दैट विल बी S बाई VD। कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 सेकेंड। देख सकते हैं जो ये टाइम है वो बहुत ही ज्यादा जाइगेंटिक टाइम होता है। तो ध्यान देना, प्रैक्टिकली जब हम कोई करंट चालू करते हैं, कोई स्विच के थ्रू चालू करते हैं, तो स्विच बोर्ड का इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली हमारा कोई भी अप्लायंस तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उतनी देर तक तो हम कोई भी अप्लायंस को चलाते ही नहीं है। ये है हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल लेवल का टाइम, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाने पर लगता है पर किलोमीटर, एंड दैट इज अ वेरी 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 ह्यूज क्वांटिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तुम बोलोगे सर फिर स्विच देने पे तुरंत कैसे जल जाता है? लल्ला, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पे जाने की जरूरत थोड़ी ना है। जो हमारा पंखे के एकदम नजदीक वाला इलेक्ट्रॉन है, बस वही तो हमारा पंखे पे पहुंच जाएगा। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना जो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते 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 जब पहुंचेगा तो तब हमारा करंट चालू होगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रही है, तो जो एकदम नजदीक है वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा वहां पर पहुंच जाएगा। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, जिसका लेंथ जो है वो है मेरा 1 किलोमीटर और जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो है मेरा 70 एम्पियर। तो किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान दो, I is nothing but NEAVD, ठीक है।
तो अच्छा, एक बात, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर that will be equals to A into L. So, number of free electrons जो हमारा मूव कर रहा है, that will be equals to NaL. तो हमारे पास जो आ जाएगा मोमेंटम, अगर हम ध्यान दें तो मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू, ये है हमारा टोटल मास, इतना इलेक्ट्रॉन्स, हर किसी का मास जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me इनटू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू me NaVd into L. Now NaVd is nothing but I by E. तो मोमेंटम जो हमारे पास आएगा me इंटू I इंटू L बाई E. ठीक है, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम जो आएगा P, (9.3 10 to the power minus 31). I जो है वो है हमारा 70 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 to the power 3 by 1.6 into 10 to the power of minus 19. ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा टोटल. तो अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, लगभग अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 10 to the power 22, यहां पर हो जाएगा 10 to the power minus 9. ठीक है, और 10 to the power minus 8 हो गया है इनफैक्ट. तो ये 4 है, तो लगभग जो हमारे पास आएगा 0.4 माइक्रोन्यूटन पर सेकंड. ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. Metal has an atomic weight of 60 and one atom of it contributes to one free electron. I have a wire of length 1 meter, cross-sectional area of 1 millimeter square, and density to be given to be equals to 5 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Then we have to find the drift velocity when the current I is equals to 16 ampere. अच्छा, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होगा, टू फाइंड n, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैं v को ले लेता हूं 1 मीटर क्यूब, तो जो मेरे पास करस्पॉन्डिंग मास आ जाएगा that will be 5 into 10 to the power of 3 kg. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 5 into 10 to the power of 6 divided by 60, क्योंकि वो तो ग्राम में होता है. So moles जो होगा that will be 5 by 6 into 10 to the power of 5. ठीक है, तो n जो है हमारे पास आएगा, एवोगाड्रो नंबर को प्रैक्टिकली 6 into 10 to the power 23 मान लेता हूं. ठीक है, तो 5 by 6 into 10 to the power 5 into the Avogadro number, यानी पर मीटर क्यूब. तो मेरे पास आ जाएगा 5 into 10 to the power 28 by मीटर क्यूब. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगा, that drift velocity will be simply equals to
I by NEA। सो I हमारे पास कितना है 16 एम्पियर। 5 into 10 to the power 28, 1.6 into 10 to the power minus 19, और एरिया जो है दैट इज नथिंग बट 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास से नीचे जो हो जाएगा दैट विल बी 8, तो 2 into 10 to the power minus 3 meter per second. So that is going to be the trip velocity. Okay दोस्तों, ये देखते हैं। The air between two closely separated large plates in a sealed glass tube is uniformly ionized via UV radiation. जो हमारा एयर वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट्स दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, and the saturation current is equals to 0.48 microampere. At saturation, one ion on an average takes 1 second to travel from one plate to another. Then we have to find the equilibrium concentration of ions at saturation. पहला पार्ट। अच्छा, आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा रिकम्बाइन करता है, ठीक है। एंड सवाल ये है जो किस रेट से ड्यू टू यूवी हमारा आयन जो है वो पैदा हो रहा है। अगर हमारा रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट जो है वो हमारा दे रखा है, एंड द रेट एट विच द पेयर्स रिकम्बाइन इज गिवन टू बी इक्वल्स टू R into n square, where n is the ion concentration. तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे इसको, उस चीज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, करंट I जो है वो है मेरा 0.48 माइक्रो एम्पियर। दैट सिंपली इंप्लाइज number of electrons per unit time जो हमारे पास होगा that will be 0.48 10 to the power minus 6 by 1.6 into 10 to the power of minus 19, तो 10 to the power 13, 10 to the power 12, तो 3 into 10 to the power of 12। तो इस रेट से पर यूनिट टाइम पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कोई जो प्लेट है उस प्लेट के अंदर हमारा समा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है आयंस को यूनिफॉर्म रेट पे रखना है, क्योंकि आयन जो है वो भी तो हमारा 1 सेकेंड में ट्रैवल कर ले रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है उतने टाइम पे ही हमारा इतना आयंस भी दूसरे कोई प्लेट पर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड पर जाएगा और हमारा आयन जो है वो हमारा कैथोड पर जाएगा। बट कुल मिला के ये हमारा पर यूनिट टाइम इतना हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है as ions take 1 second to move from one plate to other, ions take 1 second to move from one plate to other। हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ आयंस टोटल जो होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 3 into 10 to the power of 12, ठीक है। तो
हमें कंसंट्रेशन पूछा है, तो वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब. So, concentration of ions in the saturation will be simply 3 into 10 to the power 12 by 500, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब. तो 0.6 हो गया, 10 to the power 10 हो गया, यानी 6 into 10 to the power 9 पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये हमारा सैचुरेशन कंसंट्रेशन है. और अब सेकेंड पार्ट पर आ जाओ. तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमारे पास कितना हो जाएगा? So that will be simply 1.67 into 10 to the power minus 6 इतना पर सेकेंड हमारा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होने वाला है. एंड 1.67 इज 5/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36. तो 36 into 5/3, so that will be 60 into 10 to the power 12 per second. यही तो हमारा आने वाला है ना, एक मिनट देख लूं. हाँ, यही आने वाला है. 36 10 to the power 18 12, perfect. So that will be 60 into 10 to the power 12 per second. और ऑब्वियस सी बात है, एट सैचुरेशन concentration of ions is a constant. That simply implies rate of production will be equals to rate of recombination. जिस रेट से रिकम्बाइन कर रहा है उसी रेट से हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6 into 10 to the power 13 per second. ओके